हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, जिससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आईबीपीएस में एंड इंटरव्यूज में, कॉलेज के वाइवा में और डिफरेंट प्लेसेस पे जहां भी आईटी से रिलेटेड सब्जेक्ट पूछे जाते हैं उनमें इन क्वेश्चंस को काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है एंड रिपीटेड वे में सेम टॉपिक्स के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम इनको कैटेगरीज में डिस्कस करेंगे। 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के फंडामेंटल क्या होते हैं। इसमें क्या होता है कि एक होता है हमारा ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, सेकंड होता है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस एंड थर्ड होता है रिसोर्स पूलिंग एंड फोर्थ होता है रैपिड इलास्टिसिटी, फिफ्थ होता है मेजर्ड सर्विस। ठीक है, अब देखिए ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस का क्या मतलब होता है। प्रोविजन रिसोर्सेज विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन, रिसोर्सेज को अवेलेबल करवाना ह्यूमन के इंटरेक्शन के बिना। ठीक है, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस का क्या मतलब होता है। एक्सेस वाया एनी डिवाइस ओवर द नेटवर्क, किसी भी डिवाइस से नेटवर्क के थ्रू एक्सेस कर सके। रिसोर्स पूलिंग का क्या मतलब होता है। शेयर्ड रिसोर्स सर्व मल्टीपल टेनेंट। अब शेयर्ड रिसोर्स का क्या मतलब है कि बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो कि मल्टीपल टेनेंट, मल्टीपल क्लाइंट्स को शेयर किए जा रहे हैं। ठीक है, एंड रैपिड इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है। स्केल रिसोर्सेज अप एंड डाउन क्विकली एज नीडेड, कि सपोज अगर आज कोई बैंक के अंदर सैलरी क्रेडिट डे होता है, ठीक है, सैलरी क्रेडिट डे होता है, तो अब उस दिन पे 9 बजे जिस टाइम सैलरी आ रही है वहां पे 1 लाख यूजर एक साथ उस सर्वर पे आके हिट कर रहे हैं। तो उस सर्वर को क्या हम 300 दिन उस 1 लाख के हिसाब से मेंटेन करेंगे या जस्ट हम उसको 1 घंटे के लिए अप करके और फिर हम उसको डाउन करेंगे, मींस स्केल अप करके स्केल डाउन करेंगे। तो ये वाला ज्यादा बेटर होता है जिसमें हम उस टाइम फ्रेम के लिए स्केल अप करके स्केल डाउन करें। और ये सारी चीजें इलास्टिसिटी कहलाती है, वो हम बाद में और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मेजर्ड सर्विस का क्या मतलब होता है। पे ओनली फॉर व्हाट यू यूज, मतलब मीटर्ड बिल होता है। मतलब क्या है कि अगर आपने 1 घंटा किसी डेटाबेस को यूज किया है तो सिर्फ उतना ही चार्ज आपको देना पड़े। आपने किसी अगर इलास्टिक आईपी का यूज 2 घंटे के लिए किया है तो आपको सिर्फ उतना ही चार्जेस देना पड़े। तो जो भी हमारा यूजेस होता है उसके अकॉर्डिंग हमें चार्जेस देने पड़े। अब यहां पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है अकॉर्डिंग टू एनआईएसटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ये होता है डेडिकेटेड फिजिकल हार्डवेयर एज पर यूजर। तो आप समझ गए, हर यूजर के अकॉर्डिंग हम डेडिकेटेड फिजिकल हार्डवेयर नहीं देते। और ये किसने बोला था, एनआईएसटी ने बोला था। एनआईएसटी क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजीज। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, क्लाउड कंप्यूटिंग के 5 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइंड किए जाते हैं जो अभी हमने पढ़ा, जो कि डेडिकेटेड हार्डवेयर पर यूजर का कंसेप्ट नहीं है। क्लाउड में रिसोर्स पूलिंग होता है जहां मल्टीपल यूजर एक शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते हैं। ये आईबीपीएस एग्जाम में रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है, तो इसको हमें बहुत अच्छे से याद करना है। अब एनआईएसटी के 5 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बता चुका हूं, इनको आपको याद कर लेना है। What is cloud computing as defined by NIST? On demand network access to shared pool of configurable computing resources। तो आप समझ पा रहे होगे ये जो डेफिनेशन है ना, ये एनआईएसटी ने दी थी। और ये बहुत बड़ी भी डेफिनेशन होती है, बहुत बड़ी इन द सेंस 4 से 5 लाइन की। आप गूगल पे डालोगे ना क्लाउड कंप्यूटिंग डेफिनेशन बाय एनआईएसटी, तो पूरी डेफिनेशन आप अगर नॉर्मल वे में ऐसे समझ के याद करना चाहते हो आप कर सकते हो। बाय द वे आपसे पूरा डेफिनेशन लिखने को नहीं बोला जाएगा कहीं भी अभी फिलहाल। तो अब जो की बेनिफिट होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के वो क्या होते हैं। अब बेनिफिट्स है जैसे कॉस्ट रिडक्शन, स्केलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, डिजास्टर रिकवरी, स्पीड टू मार्केट, सिक्योरिटी एंड मोबिलिटी। ठीक है, अब कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है, नो अपफ्रंट हार्डवेयर कॉस्ट। मतलब अगर आपको कोई कंपनी के लिए अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है जहां पे आपको वेब सर्विसेज यूज करना है, एप्स को डिप्लॉय करना है, तो क्या आप वहां पे क्या फेवर करेंगे। क्या पूरा का पूरा सर्वर हम परचेज करें, क्या हम अपने सर्वर सेटअप बनाएं, या हम किसी के होस्टेड सॉफ्टवेयर को यूज करें, क्या हम किसी के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करें जिससे हमें हार्डवेयर की कॉस्ट ना आए। वही सभी यूज करते हैं आज के टाइम में। ठीक है, अब डेटा सेंटर बनाने के लिए 100 करोड़ का खर्चा करना पड़ता है, 200 करोड़ का करना पड़ता है। अगर छोटे स्केल पे भी हम बोले 20 लाख 50 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ता है छोटे स्केल पे भी। तो इतना वन टाइम कॉस्ट कोई हार्डवेयर में क्यों इन्वेस्ट करना चाहेगा जब उसके पास ऑप्शन है। अब स्केलेबिलिटी का क्या बेनिफिट होता है, इसको स्केल रिसोर्सेज एज डिमांड ग्रो। तो मैंने बताया, अब जैसे आईपीएल का मैच है, अब कोई भी मैच है इंडिया पाकिस्तान के बीच हो रहा होता है जब, तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो स्केल करता है। मतलब 2 करोड़ यूजर देख रहे हैं, 3 करोड़ यूजर देख रहे हैं, 5 करोड़ यूजर एक साथ देख रहे हैं उसको, तो वो सिर्फ उसी टाइम देख रहे हैं ना, 1-2 घंटे के बाद तो सर्वर से लोड हट जाएगा। तो इसलिए हमारी वो जो होती है ना स्केलेबिलिटी बहुत डिपेंड करती है
कि जब जैसे देखो एग्जांपल में भी लिखा है ऐड कैपेसिटी ड्यूरिंग आईपीओ एंड एफडी ओपनिंग डेज। अब आईपीओ ओपनिंग डेज पे सर्वर पे लोड ज्यादा होगा तो हम उस टाइम पे स्केल अप कर देंगे ना अपने सर्वर को, या ऑटो स्केलिंग हो जाती है और फिर वो स्केल डाउन हो जाएगा ऑटोमेटिक। पूरा बिल क्यों दे हम 300 दिन का। अवेलेबिलिटी क्या होती है, हाई अप टाइम। ठीक है, एसएलए क्या होता है वो मैं बताऊंगा आपको बाद में, बाकी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एसएलए होता है जो हम डील करते हैं ना प्रोवाइडर से, कि आपकी सर्वर जो आपसे हम ले रहे हैं उसका अप टाइम कितना रहेगा, डाउन टाइम कितना रहेगा, सारी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं, तो उसको हम एसएलए कहते हैं। ठीक है, और इस अवेलेबिलिटी का मतलब आप समझ गए, हाई अप टाइम। 99.9% अप टाइम है। सीबीएस ऑलवेज एक्सेसिबल टू कस्टमर। ठीक है, सीबीएस जो होता है बैंकिंग का अपना कोर सिस्टम होता है जो ये बता रहा है कि हमेशा एक्सेसिबल रहे, जितना ज़्यादा अप टाइम रहेगा उतना बेटर मतलब हमारे लिए सर्विस रहेगी। अब डिजास्टर रिकवरी क्या होती है, ऑटोमेट बैकअप्स अक्रॉस जियोग्राफीज। अब देखो क्या होता है डिजास्टर रिकवरी, सपोज किसी रीजन की वजह से किसी एक रीजन का डेटाबेस उड़ गया। अब वो डेटाबेस उड़ गया तो हमारे पास दोबारा से उसे रिस्टोर करने के लिए डाउन टाइम में तो हमारा सर्वर जाएगा ही कुछ टाइम के लिए, बट क्या हमारे पास उस रिकवरी के लिए कुछ पैक पड़ा हुआ है, कुछ पैकेज पड़ा हुआ है जिससे हम उसको रिकवर कर सकते हैं, या क्या हमारे पास उसकी रिकवरी फाइल्स पड़ी हुई हैं, क्या हम उसको लास्ट पॉइंट से दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बैकअप वगैरह क्या है हमारे पास या नहीं है, तो इस तरीके से हम डिजास्टर रिकवरी का मैनेज करते हैं। स्पीड टू मार्केट, डिप्लॉय न्यू फीचर्स फास्टर, सिक्योरिटी, एंटरप्राइज ग्रेड सिक्योरिटी प्रोवाइडर, मोबिलिटी, एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर एनी डिवाइस। तो ये जो फीचर्स हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, ये हमें हमेशा याद रखने हैं। देन हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्केलेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी इन क्लाउड कंप्यूटिंग। तो स्केलेबिलिटी क्या होती है ना, ग्रोथ को हैंडल करना, मीन्स कि जितना, अब मान के चलो स्केलेबिलिटी क्या हो गई हमारे पास, जैसे एबिलिटी टू इंक्रीज कैपेसिटी टू हैंडल मोर लोड। ठीक है, अब लोड का क्या मतलब है, सपोज आपके सर्वर पे, आपकी वेबसाइट पे एक बारी में 1 लाख यूजर आ गए, एक बारी में 10,000 यूजर सिर्फ आए, एक बारी 1,000 यूजर आए, तो यहाँ पे जब इंक्रीज हुआ, रैपिड इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे ड्रास्टिक इंक्रीज है, ये 1 लाख यूजर चले गए 1,000 से, तो यहाँ पे लोड बढ़ा। तो स्केलेबिलिटी जो होती है ना, इसको हेल्प करती है, इसको प्लान करना होता है हमें कि जब लोड बढ़ेगा तो हम किस तरीके से प्लान करके चल रहे हैं। एंड इलास्टिसिटी क्या होती है, ऑटो स्केल अप एंड स्केल डाउन डायनेमिकली। मीन्स अब जब ये 1,000 से 1 लाख हुआ तो क्या ये ऑटो स्केल हुआ, मतलब खुद से सर्वर्स बढ़े, खुद से क्या सारी चीज़ें मैनेज हुई रिसोर्सेज, और फिर जब ये यूज़र चले गए 1 लाख से फिर से 10,000 पे आ गया या 1,000 पे आ गया, तो क्या वो रिसोर्स स्केल डाउन हुए, क्या वो जो हमारी 20 GB की रैम यूज़ हो रही थी क्या वो 2 GB पे आई, क्या वो 4 GB पे आई, अगर नहीं तो वो हमारा बिल लग रहा होता है। तो इसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। तो आप समझ पाए होंगे स्केलेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी में क्या डिफरेंस होता है मेन। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज मल्टी टेनेंसी इन क्लाउड कंप्यूटिंग। मल्टीपल कस्टमर शेयरिंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर विद लॉजिकल आइसोलेशन। तो अब जैसे अगर AWS का ही हम बात करें तो भाई क्या पता SBI भी यूज कर रहा हो, क्या पता BOB भी यूज कर रहा हो, क्या पता HDFC भी यूज कर रहा हो, तो मतलब बहुत सारे बैंक यूज कर रहे हैं AWS का सर्विस। ठीक है, सर्वर। तो अब ऐसा थोड़ी ना है कि इन सब का लॉजिकली देख पा रहा है कि BOB वाला देख पा रहा है इसके सर्वर पे क्या है, HDFC वाला देख पा रहा है इसके सर्वर के पे क्या है। लॉजिकल तो सेपरेटेड है ना, सारी चीजें लॉजिकली सेपरेटेड है, बट फिजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सेम शेयर्ड हो रहा है एक दूसरे के बीच। तो यही वो एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं, इसे स्टडी कर सकते हैं। व्हाट इज पे एज यू गो प्राइसिंग मॉडल इन क्लाउड कंप्यूटिंग। मैंने आपको बताया कि सपोज आप कोई छोटा सा सर्वर एक लेते हैं AWS से, अब उस सर्वर को आप यूज करते हैं 24 आवर्स के लिए, देन आप डिलीट करते हैं, या आप उस 24 आवर में 4 GB रैम यूज कर रहे हैं, 20 GB स्टोरेज यूज कर रहे हैं, तो सिर्फ आपको उतना ही पैसा देना होगा जितना आप यूज कर रहे हैं। आपको उससे एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना, उससे कम पैसा नहीं देना। तो इसको हम कहते हैं पे एज यू गो मॉडल। ठीक है, पे ओनली फॉर द रिसोर्स एक्चुअली कंज्यूम्ड, नो अपफ्रंट कॉस्ट। अब क्लाउड सर्विसेज मॉडल क्या होते हैं। क्लाउड सर्विसेज 3 टाइप के मेनली मॉडल होते हैं। वैसे तो आजकल बहुत सारे मॉडल आ रहे हैं, जैसे आप देखोगे आपको ना बैकएंड एज अ सर्विस मिलेगा, और बहुत सारे मॉडल आपको देखने को मिलेंगे। तो 3 मेन जो कैटेगरी होती है उनकी 3 होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो अब हम देखेंगे इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो ये डिफरेंस आपको हमेशा समझ के रखना है। एप्लीकेशन अगर देखें तो कौन मैनेज करता है, ऑन प्रेमाइसिस के केस में मीन्स ऑन प्रेमाइसिस जो है वो कौन, हम मैनेज कर रहे हैं सब में। ठीक है, एंड
इंफ्रास्ट्रक्चर एज ऑन प्रीमाइसेस में तो हम ही मैनेज करेंगे ना सारी चीज़ें। अब हमारे सर्वर पे सारी चीज़ें हम बियर कर रहे हैं, सारी चीज़ें तो हम ही मैनेज करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में क्या होता है, एप्लीकेशन हम मैनेज करते हैं एंड डेटा हम मैनेज करते हैं, रन टाइम हम मैनेज करते हैं, मिडिलवेयर हम, ऑपरेटिंग सिस्टम हम, वर्चुअलाइजेशन जो होता है ना वो प्रोवाइडर मैनेज करता है। अगर हम AWS का सर्वर ले रहे हैं ना, EC2 यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसका वर्चुअलाइजेशन जो है वो सर्वर खुद मैनेज कर रहा है, जो प्रोवाइडर है वो मैनेज कर रहा है। सर्वर्स वही प्रोवाइडर मैनेज कर रहा है, स्टोरेज वो प्रोवाइडर मैनेज कर रहा है, नेटवर्किंग वो प्रोवाइडर मैनेज कर रहा है। प्रोडक्ट एज ए सर्विस में मिडिलवेयर नहीं, ये रन टाइम से लेके वो प्रोवाइडर मैनेज करता है, बाकी इतनी चीज़ें आपके हाथ में होती है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में सारी चीज़ें प्रोवाइडर मैनेज करता है, हमें एंड सॉफ्टवेयर मिल रहा होता है। तो जैसे अगर आप ईमेल ही यूज़ करते हैं, वो क्या है, एक एंड सॉफ्टवेयर है। आप MS ऑफिस यूज़ करते हैं, वो एक एंड सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे क्या आप कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर पा रहे हो, क्या सर्वर चेंज कर पा रहे हो, डेटा चेंज कर पा रहे हो, क्या आप वर्चुअलाइजेशन कर पा रहे हो, स्टोरेज चेंज कर पा रहे हो, नेटवर्क चेंज कर पा रहे हो, कुछ भी नहीं। तो ये एक एंड यूज़र के लिए सॉफ्टवेयर रेडी होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में हमें सबसे ज़्यादा चेंज करने का, कन्फिगर करने का एक्सेसिबिलिटी दी जाती है। अब अ बैंक wants to rent virtual server and storage but manage its own OS and application, which model suit? तो ये एक केस स्टडी होती है, इस टाइप से पूछी जाती है कि अब एक बैंक है जो वर्चुअल सर्वर रेंट करना चाहते हैं और स्टोरेज को, बट वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपना और एप्लीकेशन अपना यूज़ करना चाहते हैं। तो कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा क्लाउड कंप्यूटिंग का? तो वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस होता है। वो आपको पता होगा क्यों, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस में एप्लीकेशन आप अपना रन करते हैं और OS आप अपना रन करते हैं, देख रहे हैं आप तो यहाँ पे एक बेनिफिट मिलता है। अब अगर हम बोले एक फिनटेक स्टार्टअप है जो डेवलप करना चाहती है एक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन विदाउट मैनेजिंग द सर्वर और OS, तो कौन सा मॉडल बेस्ट होगा? तो विदाउट सर्विस एंड OS के लिए आप देख सकते हैं ये प्रोवाइडर मैनेज करता है, तो प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस आप प्रेफर करेंगे। एंड जो हमारे पास एक केस है, A bank uses Microsoft 365 for employee email and collaboration. Which cloud service model is this? तो अब आपको मैंने बताया था एंड सर्विस जो भी यूज़र को दी जा रही है सॉफ्टवेयर के थ्रू, वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, ठीक है। उसमें यूज़र कुछ ज़्यादा चेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आपके लिए डिफरेंस और प्रॉपरली लिखे हुए हैं, तो किस तरीके से क्या होता है सारी चीज़ें IAS, PAS और SAS में, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना और बढ़िया से याद कर लेना। वट इज शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल इन क्लाउड सिक्योरिटी? तो आपको समझ आ रहा होगा शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब होगा। देखो, कुछ चीज़ें जो सर्वर प्रोवाइडर है, जो सर्विस प्रोवाइडर या सर्वर प्रोवाइडर है वो देखेगा, कुछ चीज़ें हम खुद देखेंगे। अब देखो उसी चीज़ को दिखाया गया है, सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्प्लिट बिटवीन द प्रोवाइडर एंड द कस्टमर। देखो, प्रोवाइडर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाउड, कस्टमर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्सिबल इन द क्लाउड। अब जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो ये देखो, फिजिकल डेटा सेंटर सिक्योरिटी वगैरह जो है ये प्रोवाइडर देखेगा, हार्डवेयर प्रोवाइडर देखेगा, हाइपरवाइजर प्रोवाइडर देखेगा, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर देखेगा। आपको नहीं पता कि EC2 अगर आपने ले रखा है तो उसकी पावर कट ना हो जाए, जिस कंप्यूटर पे EC2 चल रहा है AWS पे, उसकी पावर कट ना हो जाए, उसकी पावर कट की आपको टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। आपकी लाइट जाने से इस EC2 पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट अगर AWS की लाइट चली गई तो इस EC2 पे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। तो इसलिए ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो प्रोवाइडर होते हैं उसकी, ठीक है। एंड कस्टमर की क्या होती है? ऑन ऐप सिक्योरिटी देखना होता है उसको, ऐप सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी, आइडेंटिटी मैनेजमेंट एंड यूजर एक्सेस मैनेजमेंट, ये सब हमारे लिए AWS नहीं देखने वाला, तो ये हमें खुद देखना पड़ता है। ये होता है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। अब मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे सिर्फ 3 मॉडल नहीं होते, बहुत सारे मॉडल होते हैं। देखो जैसे ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस हमने पढ़ लिया है। अब देखो, फंक्शन एज ए सर्विस एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसको हम ना क्लाउड फंक्शन के नाम से भी जानते हैं अगर हम बात गूगल के एस्पेक्ट में करें, और इसको हम लैम्डा फंक्शन के बाद में टर्म्स में जानते हैं अगर AWS में बात करें। दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। एक गूगल का प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर का नाम है, एक AWS का। तो अब ये होता क्या है, देखो अब कोई भी फंक्शन है ना, कोई फंक्शन वो ट्रिगर करेगा किसी एक इवेंट पे, ठीक है। अब मान के चलो मुझे कुछ ऐसा करना है कि एक ईमेल भेजनी है आपको, अगर आपने अपने पैसे विड्रॉल कर लिए, तो जब आपने पैसे विड्रॉल करे तभी ईमेल जाएगी, हर समय तो ईमेल नहीं जाएगी, पूरे दिन तो नहीं जाएगी। तो जो ईमेल का जो सर्वर है उसे हमें क्या 24 आवर के लिए ऑन रखना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, ये अननेसेसरी कॉस्ट को बढ़ाएगा। इसलिए हम यूज करते हैं यहाँ पे लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन बोलो या क्लाउड फंक्शन बोलो, ठीक है, दोनों मैंने बता दिया, बस प्रोवाइडर अलग होते हैं इसके। बाय द वे हम इसको फंक्शन एज ए सर्विस बोलते हैं, तो हम ये यूज करते हैं फंक्शन एज ए सर्विस। हम पूरा सर्वर क्यों ऑन रखे 24 आवर, जब हम उसको ट्रिगर करके यूज कर सकते हैं,
जब ईमेल जब विड्रॉल हुआ तो हम इस फंक्शन को ट्रिगर करेंगे, फंक्शन चल जाएगा। ना हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की टेंशन, ना हमें सर्वर की टेंशन, ना हमें अप टाइम की टेंशन, ना डाउन टाइम की टेंशन। अब DBAS एक सर्विस होती है, डेटाबेस एज ए सर्विस, जो कि आज के टाइम में आप जानते होंगे Amazon RDS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट और MongoDB का एटलास आपने यूज भी किया होगा कई लोगों ने, तो इनको हम कहते हैं डेटाबेस एज ए सर्विस। ऐसे ही हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट एज ए सर्विस भी होता है एंड स्टोरेज एज ए सर्विस भी होता है। S3 जो आप जानते हैं AWS का बहुत फेमस सर्विस है, और गूगल का क्लाउड स्टोरेज। एंड यहाँ पे बैकएंड एज ए सर्विस जो मैंने आपको बताया भी था, फायरबेस और AWS एम्पलीफाई। तो फायरबेस तो आपको पता है किस लेवल पे आज के टाइम में यूज हो रहा है। अब क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल भी होते हैं कुछ, ठीक है। मेनली ये देखो पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड, कम्युनिटी और मल्टी क्लाउड टाइप के होते हैं। अब पब्लिक क्या होता है, क्लाउड प्रोवाइडर कौन होते हैं, कौन मैनेज करता है। देखो AWS और Azure आपको पता है, एक्सेस कौन कर सकता है, एनीवन वाया इंटरनेट। और प्राइवेट क्या होता है, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन का अगर अपना डिप्लॉयमेंट मॉडल उसको यूज करना है तो वो अपना खुद का कर सकते हैं, इंटरनल यूज ओनली। अब जैसे मान के चलो SBI अगर चाहे आज अपनी क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल रन करने की, तो वो एक प्राइवेट क्लाउड को ओन करेगा, प्राइवेट क्लाउड अपना बनाएगा, उस पर डिप्लॉय करेगा, फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो प्राइवेट क्लाउड, आप अपना सर्वर चलाना चाहें, प्राइवेट रखना चाहें, आप प्राइवेट क्लाउड मॉडल प्रेफर करेंगे। बट बाय द वे मोस्ट पीपल आर प्रेफरिंग द पब्लिक वन बिकॉज इट इज कॉस्ट इफिशिएंट, इट इज कंट्रोल इफिशिएंट, एवरीथिंग ना। तो वो सारी चीजें हमें मैनेज करनी पड़ती है। हाइब्रिड क्या होता है, बोथ प्रोवाइडर प्लस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कौन मैनेज करता है, कौन ओन करता है। कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस मिलके इस क्लाउड मतलब डिप्लॉयमेंट मॉडल को रन करती है। मल्टी क्लाउड, मल्टीपल प्रोवाइडर्स। व्हाट इज पब्लिक क्लाउड एंड व्हाट इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अभी हमने देखा पब्लिक क्लाउड क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर ओन्ड बाय प्रोवाइडर, अवेलेबल टू पब्लिक। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा प्रोवाइडर ऑन करेगा। अगर AWS की कोई सर्विस है वो Amazon होल्ड कर रही है, ठीक है, आप नहीं कर रहे, Amazon कर रही है। वाई डू बैंक एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूट प्रेफर प्राइवेट क्लाउड फॉर क्रिटिकल वर्कलोड। ये तो ऑब्वियस आंसर है ना, डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर उनको मिलेगा तो उससे ग्रेटर कंट्रोल मिलेगा उनको अपने डेटा पे, अपने सर्विसेज पे, अपनी सारी जितनी भी चीजें वो यूज करें उन सभी पे। एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए बेनिफिट होगा, क्यों, क्योंकि अब बैंक का ऑन प्रेमाइसिस जो डेटा सेंटर होगा वो फिजिकल सर्वर के हाइपरवाइजर के थ्रू चल रहा होगा। वर्चुअल मशीन डिफरेंट बैंकिंग एप्स के लिए यूज करेंगे, जैसे CBS के लिए कोर बैंकिंग सिस्टम आप जानते हैं सभी बैंक का क्या होता है। एंड पेमेंट गेटवे हो गया, HRMS हो गया, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। तो ये सारी चीजें वो सेपरेट चला पाएंगे ना VM पे, तो इसलिए उनको डेडिकेटेड ग्रेटर कंट्रोल मिलता है, रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए बेनिफिट होता है। तो यही एक बेनिफिट है जो कि बैंक्स प्रेफर करते हैं प्राइवेट क्लाउड क्रिटिकल वर्कलोड्स के लिए। एंड अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज हाइब्रिड क्लाउड एंड व्हाट इट इज मेन एडवांटेज फॉर बैंक। कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड विद डेटा पोर्टेबिलिटी, ठीक है। हाइब्रिड क्लाउड आर्किटेक्चर मोस्ट बैंक यूज दिस। एक हो गया प्राइवेट क्लाउड और एक हो गया पब्लिक क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड क्या हो गया, ऑन प्रेमाइसिस जो बैंक के डेटा सेंटर्स हैं, और पब्लिक क्लाउड क्या हो गया, AWS और Azure की तरफ से मिलने वाले। तो अब यहाँ पे क्या डिफरेंस होगा, अब देखो जो इनकी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो सारी है प्राइवेट क्लाउड पे डिप्लॉय करेंगे, और जो इनकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होंगी बहुत ज्यादा, वो उसको पब्लिक क्लाउड पे यूज करेंगे, और दोनों के बीच में कनेक्शन रखेंगे। तो इससे क्या होगा, बहुत बेनिफिट इनका होता है। जो इनका सबसे ज्यादा सिक्योर करने वाला डेटा होता है ना, उसको अपने प्रीमाइसिस पे स्टोर करके रखेंगे। व्हाट इज कम्युनिटी क्लाउड एंड हु यूज इट। शेयर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, बताया था, विद कॉमन इंटरेस्ट और कंप्लायंस नीड। अब जैसे मान के चलो ना, बहुत सारे PSUs हैं, अब वो चाहते हैं कि हम अपना एक कम्युनिटी क्लाउड बनाएं, ठीक है, जिसमें मैं आपका थोड़ा बहुत डेटा यूज कर पाऊँ, मैं आपका कर पाऊँ, मैं आपका, मतलब हमें एक डेटा स्टोर, जैसे हॉस्पिटल का आपने आजकल सुना है ना, सारी रिपोर्ट्स कोई भी आप हॉस्पिटल में जाओ वो एक जगह पे मैनेज कर पा रहा है। तो एक कम्युनिटी क्लाउड का यूज आप मतलब एक एग्जाम्पल की तरह से देख सकते हैं कि आप किसी भी हॉस्पिटल में जा रहे हो, आपकी रिपोर्ट वहाँ पे ओपन हो जा रही है। तो इस तरीके से हम सेम क्लाउड पे यूज करते हैं, बट बाय द वे इसमें भी काफ़ी सेपरेशंस होती है, आइसोलेशंस होती है। तो ऐसा नहीं होता कि हर एक डेटा हर एक कोई देख सकता है, तो रेस्ट्रिक्टेड वे में है, बट ठीक है, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि देखो यहाँ पे डिसएडवांटेज है, लेस कंट्रोल देन प्राइवेट क्लाउड। तो ये तो अब सबको मानना ही पड़ेगा। जब जहाँ पे हमें बेनिफिट होता है, अब सारे यूज़ कर पा रहे हैं, सारे एक्सेस कर पा रहे हैं जिस चीज़ को, उसमें सिक्योरिटी भी काफ़ी हद तक ध्यान रखनी पड़ती है। व्हाट इज मल्टी क्लाउड स्ट्रेटजी एंड वाई डू लार्ज बैंक अडॉप्ट इट। यूजिंग मल्टी क्लाउड प्रोवाइडर टू अवॉइड लॉक इन एंड इम्प्रूव रेजिलेंस। आप भी सोचते हो ना भाई, हम एक शॉप से कोई चीज़ क्यों परचेज करें, इससे हमारी डिपेंडेंसी बढ़ेगी, उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, और कल को अगर कुछ दिक्कत आई तो फिर उसको ऐसा लगेगा हमारी उससे लड़ाई हो गई है कुछ भी। तो सेम कंपनियां सोचती है कि हम सिर्फ एक प्रोवाइडर ना रखें, हम AWS भी रखें,
हम एज्योर भी रखें, हम गूगल को भी रखें, हम दूसरे प्राइवेट अपने डेटा सेंटर भी रखें, तो जिससे किसी के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी 100% ना बने। अगर आज इसने अच्छा ऑफर नहीं दिया हम इसके पास शिफ्ट कर जाएंगे, अगर आज इसने अप टाइम अच्छा नहीं दिया हम इसके पास शिफ्ट कर जाएंगे, इसने अप टाइम अच्छा नहीं दिया हम इसके पास शिफ्ट कर जाएंगे। तो ये एक बेनिफिट होता है। एंड अब हम कैटेगरी 4 पे आते हैं, वर्चुअलाइजेशन एंड कंटेनराइजेशन। ठीक है, तो वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, आप देख सकते हो विदाउट वर्चुअलाइजेशन ना, अगर एक फिजिकल सर्वर है तो सिर्फ उस पर आप एक एप्लीकेशन चला सकते हैं, बट विद वर्चुअलाइजेशन अब मान के चलो यहाँ पे 10 एप्लीकेशन होती तो 10 सर्वर चाहिए होते हमें। अब यूटिलाइजेशन समझ रहे हो, 15% ईच हो रहा है, क्या फायदा, यूटिलाइज हो नहीं रहा, 85% पर सर्वर वेस्ट जा रहा है, बट एप्लीकेशन तो 10 चलानी थी तो 10 सर्वर चाहिए यहाँ पे, इसलिए हम वर्चुअलाइजेशन का यूज करते हैं। ठीक है, अब विद वर्चुअलाइजेशन क्या लिखा है, 1 फिजिकल सर्वर, हाइपरवाइजर डाला, 10 वर्चुअल मशीन हम चला सकते हैं। ठीक है, ये बेनिफिट होता है। अब हाइपरवाइजर के भी टाइप होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 मतलब बेयर मेटल, डायरेक्टली वो हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है, एंड टाइप 2 होस्टेड, रन्स ऑन द टॉप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल मशीन एंड कंटेनर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अगर आपका मतलब ऐसा का एग्जाम क्लियर होता है तो आपके इंटरव्यू में भी काफ़ी हद तक पूछा जा सकता है। वर्चुअल मशीन है फुल ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरहेड, एंड कंटेनर शेयर्ड होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल, बहुत लाइट वेट। आपने अगर कभी कोई कंटेनर देखा हो ना, या कंटेनर कभी बनाया हो ना आपने डॉकर के अंदर, तो आपको पता होगा किस तरीके से उसके इमेज के अंदर ना, जब हम इमेज फाइल लिखते हैं, डॉकर फाइल लिखते हैं ना, तो उस इमेज के अंदर हम किस तरीके से एल्पाइन, कभी आपने यूज़ किया हो, एल्पाइन एक मतलब लिनक्स का ही डिस्ट्रो होता है, बहुत लाइट वेट होता है। आपने बहुत सारे उबंटू खुद भी आपने एक इमेज है तो आप, बट ये काफ़ी हैवी वेट होती है, लाइट वेट नहीं होती, ठीक है, हैवी होती है। तो एल्पाइन इसी का सेम चीज़ होता है, तो एल्पाइन भी लाइट वेट होता है। तो इस तरीके से हम अलग अलग इमेजेस को यूज़ करते हैं। तो हम ओएस को कर्नल मतलब होस्ट ओएस का कर्नल यूज़ हो रहा होता है इसमें, बट वीएम के केस में क्या होता है, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरलोड है। अगर वर्चुअल, अब मान के चलो अभी मेरे पास विंडोज़ है, ठीक है, करेंटली मैं हूँ भी लिनक्स में, आप देख सकते हो, तो विंडोज़ है सपोज, अब मैं इसमें एक VMware डाल के ना इसमें लिनक्स भी रन कर रहा हूँ, ठीक है, तो अब यहाँ पे तो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम सेपरेट चल रहा है ना, और विंडो में पूरा विंडो चल रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप प्रोसेस कितना टफ है और कितना हार्ड है, कितना हैवीएस्ट है। तो यहाँ पे वो डिफरेंस भी मैंने दे दिया, आप पढ़ लेना अच्छे से, काफ़ी मतलब सिंपल वे में दे दिया है तो आप समझ जाओगे। व्हाट इज डॉकर एंड व्हाट्स द प्रॉब्लम इट सॉल्व। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, डॉकर में आपको डायरेक्ट समझाता हूँ, इतनी थोड़ी आप छोड़ो। क्या होता है, मान के चलो कोई भी एप्लीकेशन है, आपने उसको बनाया, ठीक है, आपने उसको बनाया, अब आपको उसे मुझे शेयर करना है, उसका कोड शेयर करना है और आपको बोलना है कि उसको रन करो मेरे कंप्यूटर में। आपने तुरंत मुझे बोला, सिंपल समझो, देखो आपने कोई एप्लीकेशन बनाई, मुझे कोड बेस शेयर किया, आपने बोला कि मुझे उस कोड बेस को अपने कंप्यूटर में रन करना है। उस कोड बेस में आपके एप्लीकेशन में क्या क्या यूज हो रहा था, मोंगोडीबी, रेडिश, काफका और सीक्वल, माई सीक्वल बोल लेते हैं, सारे डेटाबेस यूज हो रहे थे, दोनों हो रहे थे। एंड नोड हो रहा था, नोड का आपके में मान के चलते हैं कोई और वर्जन यूज हो रहा था, VX, और मेरे में VY पड़ा हुआ है नोड का मेरे सिस्टम में। तो अब आपको, मैं जब रन करने आया ना, तो मुझे इतने सारे इश्यूज मिले ना कोड को रन करते टाइम, कि मैंने आपको बोला भाई अपना कोड वापस ले ले, मुझे नहीं चाहिए। आपने बोला रुक जा, मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मैं क्यों ना इसकी एक डॉकर की फाइल बना के तुझे दूं, या मैं इसको रजिस्ट्री पे पुश कर दूं, डॉकर हब होता है जैसे गिटहब होता है वैसे ही, उधर पुश कर दूं और तू उस फाइल का पुल ले ले, उस रेपोजिटरी से पुल ले ले डॉकर में अपने। तो अब होता क्या है ना, डॉकर फाइल एक तरीके की फाइल होती है जिसके अंदर उस प्रोग्राम को, उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए जो जो चाहिए ना, जैसे एनपीएम पैकेज वगैरह आपने चाहिए होता है ना, जो स्टेप्स चाहिए होता है, एनपीएम रन स्टार्ट करते हो, एनपीएम स्टार्ट करते हो, सारी चीज़ें उसमें हम लिख देते हैं कि उसका प्रोजेक्ट डायरेक्टरी कहाँ है, एनपीएम स्टार्ट करना है, रन करना है, PM2 स्टार्ट करना है, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप लिख दी। अब उस फाइल को लेकर मैं अपने लोकल सिस्टम पे आऊँगा, मेरे में डॉकर होगा, वो डायरेक्टली रन करूँगा, सारी सर्विस अपनी एक कंटेनर के अंदर बना के रन कर देगा और मेरा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा, चाहे मेरे में कोई सा भी नोड चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, क्योंकि वो आपने वो फाइल लिख के दी है कि उसे चाहिए क्या क्या, और डॉकर के कंटेनर में वही रन होगा और वो चलेगा। तो ये एक सेपरेट आइसोलेटेड एनवायरनमेंट बना देता है उस कोड को रन करवाने के लिए, जिससे हमारे बाहर के एनवायरनमेंट, मतलब मेरे लैपटॉप से आपके उस फाइल को कुछ भी डिफेक्ट नहीं पड़ने वाला, इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, वो डायरेक्ट रन होगा। ठीक है, अब कुबरनेटिस क्या होता है, अब डॉकर के ना कंटेनर हम बनाते रहते हैं, ठीक है, एक कंटेनर बन गया, दूसरा कंटेनर बन गया, दूसरा कंटेनर बन गया, कंटेनर 3 बन गया, 4 बन गया, 500 बन गया, 1000 बन गया, 1,00,000 कंटेनर बन गए। अब कैसे मैनेज करोगे, इसके लिए भी तो कुछ ऑर्केस्ट्रेशन टूल होना चाहिए ना, तो वही होता है
कुबरनेटिस, जो डॉकर के कंटेनर को फिर उसको कंटेनर में डालता है पूरे में और फिर उसको मैनेज करता है। What is serverless computing and how it is different from traditional cloud? Write code only, provider manage all the server infrastructure automatically. जैसे मैंने आपको lambda के बारे में भी बताया था, AWS का एक फंक्शन था lambda फंक्शन, आपको बताया था ना। हम क्या करते हैं, बस कोड लिखा मैंने, मुझे नहीं पता है किस सर्वर पे गया, क्या गया, बिहाइंड द सीन कौन इसका मैनेज कर रहा है, सारी सर्विसेज कैसे मैनेज हो रही है, मैंने कोड लिखा, मेरा काम हो गया। मुझे सर्वर मैनेज ही नहीं करना, इसको कहते हैं सर्वरलेस फंक्शन, सर्वरलेस कंप्यूटिंग, जो कि गूगल भी प्रोवाइड करती है क्लाउड फंक्शन के नाम से और AWS प्रोवाइड करता है लैम्डा फंक्शन के नाम से। तो ये होती है। अब कोई छोटी मोटी चीज है, सर्विस है, मुझे चलानी है, मैं पूरा सर्वर क्यों चलाऊं 24/7? मुझे तो बस उसी को यूज करना है, और मैं सर्वर क्यों खरीदूं? मैं उस फंक्शन को डिप्लॉय करके रन कर दिया मैंने, अब वो ट्रिगर होगा जब जब वो चीज यूज होगी। क्लाउड सिक्योरिटी, SLA एंड मेजर प्रोवाइडर। तो व्हाट इज SLA? मैंने थोड़ा सा आपको बताया भी था स्टार्टिंग में SLA के बारे में, कि कॉन्ट्रैक्ट डिफाइनिंग गारंटी अप टाइम, परफॉर्मेंस एंड पेनल्टीज। तो SLA की मैट्रिक्स क्या होती है? अवेलेबिलिटी अप टाइम। सपोज 99.9% अगर कोई कह रहा है ना कि अप टाइम है, तब भी वो 8.76 आवर डाउन टाइम लेगा ईयर। अब देखो अप टाइम और डाउन टाइम क्या होता है, अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो डाउन टाइम वो मान लो कि मान के चलो कोई अगर सर्वर कहीं से आप ले रहे हो AWS से, तो उसका सर्वर मेंटेनेंस में जाएगा, टाइम लेगा, थोड़े टाइम बंद रहेगा, दिक्कतें आ सकती हैं। तो कितनी दिक्कतें आ सकती हैं ओवरऑल, वो हो गया हमारा डाउन टाइम, जब तक सर्विस बंद रहेगी। अप टाइम मतलब कितनी देर वो ऑन रहेगा सर्वर हमारा परमानेंटली, ठीक है। 99.99 अगर कोई देता है तो तब भी वो 52.6 मिनट पर ईयर ऑफ रहेगा, और 99.999% अगर कोई देता है तो 5.26 मिनट पर ईयर बंद रहेगा, ठीक है। अवेलेबिलिटी कैलकुलेशन भी होती है, अगर इस टाइम अप टाइम है तो इतना डाउन टाइम है, अब डाउन टाइम इतना है तो इतने आवर्स पर ईयर होते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई करके हम निकालते हैं इस तरीके से। बट इतना डिटेल आपको अभी के लिए नहीं जाना, फिर भी आप समझ के रखो। SLA कंपोनेंट्स मैंने आपको बताया क्या क्या होते हैं, जो हम एग्रीमेंट में साइन करते हैं, जो हमें देते हैं, साइन इन द सेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है एक तरीके का। और ये कई अब तो ऑनलाइन सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे भी दिख जाता है हमें कॉन्ट्रैक्ट में। अप टाइम गारंटी, परफॉर्मेंस गारंटी, सपोर्ट, पेनल्टीज, एक्सक्लूजन। अब पेनल्टी से ना एक चीज़ याद आ रही है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, पता है आपको? अगर किसी कंपनी ने बोला ना मैं अप टाइम दे रहा हूँ 99.9%, और वो अगर 99% देता है ना, तो इससे ना जो हम जिससे हम सर्विस लेके रखे हैं ना, वो प्रोवाइडर हमें कॉस्ट माइनस भी करेगा, पैसे देगा वो हमें। सोचो अगर उसने अप टाइम को अचीव नहीं किया ना, अब कोई सर्वर है, उसने बोला मैं 9 घंटे सिर्फ पूरे साल में बंद रहूंगा, लेकिन अगर उसने अपने सर्वर को 10 घंटे बंद कर दिया ना पूरे साल में, तो उसको 1 घंटे का नहीं, उसको प्रॉपर जो भी हमारे SLA में कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है ना, उसके हिसाब से हमें पे आउट करना पड़ेगा कि कितना पैसा उसको एक्स्ट्रा बनता था हमारे पास उसके सर्वर को ऑफ करने का। अब मान के चलो IRCTC जैसी एप्लीकेशंस होती है रेलवे की, अब वो 20 मिनट्स के लिए डाउन टाइम में जाती है। डाउन टाइम इन द सेंस आप देखोगे 12 बजे के आसपास वो ऑफ रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उनका मेंटेनेंस चल रहा है। तो अब मान के चलो उस टाइम पे अगर उन्होंने जिस सर्वर से अपना डील कर रखा है, या सपोज हम होते इस केस में, उसने बोला 20 मिनट का हम डाउन टाइम रखेंगे, और वो 25 मिनट तक डाउन टाइम रखता है, और हमारा SLA साइन होकर रखा है सपोज उनके साथ, तो हम क्लेम कर सकते हैं कि आपने 5 मिनट एक्स्ट्रा डाउन रखा, क्यों रखा, राइट? तो इस तरीके की चीजें बहुत डिपेंड करती है जब हम बड़े स्केल पे बात करते हैं। तो व्हाट आर द की क्लाउड सिक्योरिटी थ्रेट्स दैट बैंक मस्ट एड्रेस? तो आप थ्रेट्स तो आपको पता ही होते हैं क्या होते हैं, जो दिक्कतें होती हैं डेटा ब्रीच की, इनसिक्योर API की, अकाउंट हाईजैकिंग की, इनसाइडर थ्रेट्स, मिसकॉन्फ़िगरेशन, डिडोस अटैक एंड शेयर्ड टेक वल्नरेबिलिटी। तो इन चीज़ों को बैंक को एड्रेस करना चाहिए और करती हैं। What is auto scaling in cloud computing and how its benefit? ऑटो स्केलिंग मैंने आपको बताया था, सपोज कोई अगर सैलरी डे है बैंक का, एंड उसके 8 बजे सैलरी क्रेडिट हो रही है 8 AM पे, उस टाइम पे 1 लाख एम्प्लॉय एक साथ उस पेज को एक्सेस कर रहे हैं, उस सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, एंड आफ्टर 5 मिनट उस पेज पे कोई पूछने भी नहीं आ रहा, तो क्या सर्वर उस टाइम पे स्केल अप हुआ? क्या उस टाइम के यूजर हटने के बाद सर्वर स्केल डाउन हुआ? इसको हम कहते हैं ऑटो स्केलिंग। तो ये चीजें बहुत डिपेंडेंट करती हैं। अब जैसे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या होता है ना, हम सर्वर बढ़ा देते हैं। सपोज एक 2 GB का सर्वर चल रहा है, अब यूजर बहुत सारे आ गए, तो हम एक और 2 GB का सर्वर चला देंगे, ना कि हम उस 2 GB को बढ़ा के 4 GB कर दें, ठीक है। तो ये होती है। और वर्टिकल स्केलिंग क्या होती है, जो मैंने सेकंड केस बताया कि इंक्रीजिंग रैम और CPU ऑफ एग्जिस्टिंग सर्वर, एक्सेप्ट कि हमने सर्वर को ही डायरेक्ट बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं।
अब हमारे पास 24th क्वेश्चन है, व्हाट आर द की सर्विसेज ऑफर्ड बाय AWS, Azure एंड गूगल। तो की सर्विसेज क्या होती है? EC2 होता है, वर्चुअल सर्वर, ऑब्जेक्ट स्टोरेज, मैनेज डेटाबेस, सर्वरलेस। मतलब ये प्रोवाइडर्स क्या क्या सर्वर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हमें, कंटेनर, AI ML, वर्चुअल नेटवर्क, CDN एंड आइडेंटिटी, लोड बैलेंसर, DNS, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। आप नाम भी पढ़ लेना, किस नाम से गूगल प्रोवाइड करता है, किस नाम से Azure प्रोवाइड करता है और किस नाम से AWS प्रोवाइड करता है। What is cloud disaster recovery and what is it different from RTO and RPO? So RTO is maximum restore time and RPO is maximum acceptance data loss time. तो देखो RTO क्या हो गया? रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव, हाउ लॉन्ग द सिस्टम कैन बी डाउन, ठीक है, कितनी लंबे समय तक सिस्टम डाउन रहा या रहेगा, वो चीज है। एंड रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव मीन्स हाउ मच डेटा लॉस इज एक्सेप्टेबल। सपोज भाई मैं सिर्फ 1 मिनट, अगर मेरा मान के चलते हैं, देखो पढ़ो यहाँ पे, बैंक CBS RPO 15 मिनट हुआ, ठीक है, RPO मीन्स रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव, कैन लॉस मैक्सिमम 15 मिनट ऑफ ट्रांजेक्शन इफ डिजास्टर स्ट्राइक। समझ पा रहे हो? लो RPO, मोर फ्रीक्वेंट बैकअप नीडेड। तो आप समझ रहे हो ना कितना ज्यादा बैकअप रखना पड़ता होगा अगर RPO लो है तो। अब यहाँ पे मैंने क्विक रिवीजन के लिए आपके लिए बना दिया है सारी चीजें। जो NIST का हमने पढ़ा था 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, वो डायरेक्ट मिल जाएंगे, क्लाउड बेनिफिट मिल जाएंगे, स्केलेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, मल्टी टेनेंसी, पे एज यू गो, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, एंड ये सारी चीजें आप रिवाइज कर सकते हैं ईजिली। मैं इस नोट्स को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। एंड अगर आपको 1% भी, फिर से मैं वही बोलूँगा, 1% भी अगर आपकी नॉलेज बढ़ी हो इस वीडियो के बाद, तो आप एक हिट लाइक बटन कर सकते हैं, उसमें कोई भी आपके पैसे नहीं लग रहे। एंड नेक्स्ट आपको जो वीडियो मिलेगी वो और इससे इंटरेस्टिंग होगी। मैं ट्राई करता हूँ हर वीडियो में एक्स्ट्रा एनर्जी डालने की, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसी तरीके किसी टॉपिक के साथ।